तो देखते हैं जैकबोर्ड का सेट 1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है कि आर एक रिलेशन है, ठीक है ना। आर एक क्या है, रिलेशन है जो कि डिफाइंड ऑन एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बोला गया है एक सेट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, मतलब आर जो सेट बनेगा, जैसे सेट आर क्या होता है, आर ऐसे लिखा होता है x, y सच डैट x बिलोंग्स टू, या x का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है, वेयर x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक तरह का लिखा गया है, ये एक्चुअली में ये लिखा है, ठीक है। तो बोलना क्या चाह रहा है, ये जो x लिखा गया है इसको बोलते हैं डोमेन, और ये y क्या है, रेंज है। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोमेन फाइंड करना, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब बताओ, ये इसको हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस एक्स बाई 2। ये ठीक है, क्या किया हम लोग, x को उठा के उधर ले गए, माइनस में हो जाएगा, 2 को नीचे डिवाइड कर दिए, क्लियर। अब हम लोग को ये बताना है कि x का वैल्यू हम यहाँ क्या क्या रख सकते हैं। नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब 8 से बड़ा तो नहीं ले सकते, और 8 तो ले भी नहीं सकते, 8 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो ये तो गलत हो गया, 8 तो लेना ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 लेते हैं x का वैल्यू, तो 1 लेने पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, 7/2। ये नेचुरल नंबर नहीं है, 7/2 3.5 होता है ना। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 और 5 को बोलते हैं, इस तरह के नंबर को। तो 1 नहीं ले सकते हैं। अगर हम 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा, मतलब हम 2 ले सकते हैं, तो 2 पहले लिखेंगे। 3 भी नहीं ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4 लेने पे कितना आएगा, 4/2, तो 2 आ जाएगा, यानी कि 4 भी ले सकते हैं। 6 ले सकते हैं, और 8 तो लेना नहीं, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, 2 4 और 6। तो 2 4 और 6 क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये हम लोग का आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोला गया है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, और जो आर दिया गया है, आर जो रिलेशन दिया गया है वो बोला है L1, L2, दो लाइन है, L1 एंड L2 जो होगा हम लोग का, L इज परपेंडिकुलर टू, अच्छा L इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि एक लाइन है ऐसे, ठीक है L1, और दूसरा लाइन है एक ऐसे L2, इसका नाम है L1 और ये L2, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर है। तो अब क्या बोलना चाह रहा है, तो बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, और कुछ कुछ ऑप्शन है। तो हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं L1 है, ये L1 है, ठीक है। अगर इस L1 को L1 के साथ ही कंपेयर करें, L1 को L1 के साथ कंपेयर करें, मतलब ये लाइन को इसी लाइन के साथ कंपेयर, हम लोग का रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या होता है रिफ्लेक्सिव, ए, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, एसी, ठीक है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। क्या एक लाइन L1 है, वो फिर से उसी L1 के बारे में बात करेंगे, तो आपस में परपेंडिकुलर तो कभी नहीं होगा, L1 तो नहीं होने वाला कभी, तो यानी कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक का। अगर L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो L2 L1 के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो उल्टा करेंगे तो ये भी आपस में होगा, मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्या होता है, L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, 3 चीज चाहिए होता है ना, L1 L2 L3 ले लेते हैं, यही चेक करना होगा ना हमको, और L1 के साथ L3 को चेक करना होगा। तो एक L1 लिए, L1 L2 सही है, L1 L2 परपेंडिकुलर है, ये वाला कंडीशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, L2 L3 लेते हैं, L2 L3 मतलब ये L2 है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर मतलब ये वाला लाइन, परपेंडिकुलर तो यही तरीका है ना, ऐसे डालना होगा, और कोई तरीका नहीं है परपेंडिकुलर डालने का, ठीक है। अगर हम L3 के साथ जब परपेंडिकुलर डाल दिए, यहां तक सही हो गया। अब ये वाला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, L1 और L2 भी आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, L1 L2 क्या हो गया, पैरेलल ना हो गया, ये तो गलत हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोला है। बोला गया रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हुआ नहीं, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, बी नंबर, ठीक है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये भी नहीं हो रहा है, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ठीक है।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा गया है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन क्या है, आर में से 4/3 को यूज नहीं करना है। ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। ये पहला वाला क्या होता है, डोमेन, और ये होता है रेंज। अब जो फंक्शन दिया हुआ है fx, वो क्या है, 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4। तो हमसे पूछा है f इनवर्स, ठीक है, f इनवर्स हम लोग से पूछ रहा है कि क्या होगा। अब f इनवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वाइट रीड कर लेते हैं। ये 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है यहाँ से x का वैल्यू, ठीक है। तब x का वैल्यू के लिए इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 4y इक्वल टू 4x माइनस 3xy। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3y, यहाँ पे x आ गया। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y। यही हम लोग का f इनवर्स, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन में है 4y और 4 माइनस 3y, बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y, ये बी नंबर है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर में क्या बोला है, लिखा गया लेट द फंक्शन f एंड g, f और g दो फंक्शन है। बोला गया है ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, 1 1 भी है, ठीक है, और ऑन टू भी है, दोनों है। ये 1 1 ऑन टू किसको बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से रिलेट करेगा इसके साथ सिंगल सिंगल, और यहाँ से भी ऑक्युपाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, fx एक दिया हुआ है, fx एक लिख देते हैं 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या है, एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है। और जब उसका अपोजिट चेक करेंगे तो ऑन टू भी हो जाएगा। एक g ले लेते हैं, gx एक फंक्शन ले लेते हैं x, ये भी क्या है 1 1 और ऑन टू है। इसका ग्राफ बना के चेक कर लो, 1 पुट करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, 2 पुट करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, 3 पुट करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, और ऑक्युपाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला भी क्या होगा, 1 1 और ऑन टू हो रहा है। तो अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यहाँ पे गॉफ। अब गॉफ किसको बोलते हैं, g में fx को पुट करना ही गॉफ कहलाता है, ठीक है। तो g में fx मतलब क्या होगा, g में हम लोग क्या पुट करने वाले, ये नंबर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये जो x लिखा हुआ है इसमें ये वाला वैल्यू पुट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो भी नंबर रहेगा ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, ये एक फंक्शन वापस यही वाला आ गया, ठीक है। और एक तरह से ये क्या है 1 1 और ऑन टू है, ठीक है। चेक कर लो इसको बना के एक बार, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर ले लो, पुट करके चेक करो, एक से एक आउटपुट आएगा, कभी डबल नहीं आएगा, एक से जैसे 2 ऐसा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो सिंगल सिंगल आएगा। तो ये क्या होगा, ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में क्या लिखा है, बोला एक फंक्शन दिया हुआ f जो कि क्या है r से r है, मतलब रियल नंबर इनपुट होगा और आउटपुट भी रियल नंबर ही आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि जो fx दिया गया है वो है 3 माइनस 4x। तो 1 1 किसको बोलते हैं, 1 1 उसको बोलते हैं कि अगर यहाँ से जो भी वैल्यू रियल नंबर है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, नेगेटिव में 5 ले सकते हैं, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो हर एक नंबर के लिए हर एक वैल्यू सिंगल सिंगल आएगा। जैसे हम अगर इसमें 5 पुट करते हैं, -5, तो -5 पुट करने पे क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ये -3। यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, -5 पुट कर रहे हैं, तो कितना हो गया 3 + 20 यानी कि 23। तो 23 रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब हर एक नंबर के लिए हम लोग के पास एक एक नंबर होगा, इसीलिए ये क्या है 1 1 है। अब ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ऑन टू चेक करने के लिए fx = 3 - 4x है, तो इसको लिख देंगे y = 3 - 4x, ये ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, तो y ये 4x को उठा के इधर ले आता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा 4x, ठीक है, बीच में इक्वल टू का साइन देती है। अब y को उठा के उधर ले जा रहे हैं, 4x इधर आ गया, y को उठा के उधर ले गए, तो y माइनस में चल जाएगा। ये लाइन समझ में आया क्या हुआ, 4x को उठा के इधर ले गया, y को उठा के उधर ले गया। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 - y/4। अब यहाँ पे बताओ, y का वैल्यू हम कुछ भी ले लेंगे, सब चलेगा, y का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। y अगर नीचे आता तब हम लोग सोचते कि क्या नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले लेंगे, सब चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि y का हर एक वैल्यू के लिए हम लोग के पास x प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू भी हो गया, y का हर एक वैल्यू के लिए दूसरा नंबर x जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होगा, ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी जो लिखा गया 1 1 एंड ऑन टू वो होगा,
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ज्यादा ही ईजी है। 6 में क्या लिखा है, 6 में एक फंक्शन दे दिया है f(x), x-1 डिवाइडेड बाय x+1। हमसे पूछ रहा है f1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, आंसर क्या आएगा 0। तो 0 यानी कि सी नंबर। और 7 का तो कुछ बात ही कहना नहीं है, लिखा गया साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इक्वल टू y है। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्या, साइन इनवर्स x जो है, ठीक है, इसका रेंज और डोमेन, रेंज क्या होता है इसका, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो इसको क्या किया, फॉर्मेट में लिख दिया गया, ठीक है। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है उसमें ऐसे लिखा है ये, ठीक है। तो ये वाला जो चीज लिखा गया है इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और सेम चीज जो 8 नंबर के लिए लिखा है, 8 में बोला है tan इनवर्स -1 के बारे में। तो हमको पता है tan इनवर्स -1 कब होता है, जब ये tan π/4 होगा। 1 का वैल्यू कब होता है, π/4 पे होता है। अब माइनस हटाना है, क्योंकि माइनस ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं tan -π/4। क्यों लिख सकते हैं -π/4, क्योंकि हम लोग के पास एक फॉर्मूला है कि tan -θ रहेगा तो -tan θ होता है। तब ये tan कट जाएगा तो बचा कितना, माइनस में π/4। तो ये हम लोग का माइनस में π/4 जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा गया, लिखा गया वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13π/6। अब 13π/6 बोल रहा है, तो पहली बात तो हम लोग को cos का रेंज पता होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होता है। और उसको ही बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये ऑल का घर होता है, ये होता है साइन का और कॉसेक का, ये होता है tan का और cot का, ये होता है sec और cos का। तो यहाँ जो वैल्यू लिखा गया है ये लिखा हुआ है cos। अब हम लोग बचपन से पढ़ते हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो फिलहाल ये जो लिखा हुआ पाई, तो पाई का फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये होता है π/6, ये होता है π/4, ये होता है π/3 और ये होता है π/2। तो ये 13π/2 तो π/6 तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो हम लोग इसको इस डायग्राम में घुमा सकते हैं। कैसे, क्या हम इसको लिख दें ऐसे, पाई प्लस π/6, 2 पाई प्लस π/6, तो वापस 13 आ जाएगा। चेक कर लो, 6 दूनी 12 प्लस 1 13। अब यहाँ क्या होता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, फिर से वापस ये 2 पाई आ जाता है, फिर घूमता है ये 3 पाई हो जाता है, फिर घूमता है ये 4 पाई हो जाता है, फिर घूमता है ये 5 पाई हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इवन नंबर, और यहाँ क्या होता है, ऑड। तो यहाँ पे चेक करो, ये जो वैल्यू लिखा है ये 2 पाई है, यहाँ से चलना चालू करते हैं, 1 पाई 2 पाई, यहाँ आके रुके, फिर क्या बोला π/6, तो ऊपर आ गए, प्लस है तो ऊपर गए, ये किसका घर है, ऑल का। तो इसका मतलब है इसको हम ये लिख सकते हैं cos π/6। अब ये cos cos कट जाएगा और π/6, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी। ये जो 2 पाई और π/6 लिखे हैं ये क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो 13π/6 है एक्चुअली में ये 13 × 180 डिवाइडेड बाय 6, ये इतना वैल्यू होता है। कैसे, हम लोग को पता है क्लास 11th में पाई का जो वैल्यू होता है वो 1 पाई रेडियन को 180 डिग्री लिखते हैं, ठीक है, ये हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे। तब उसके चक्कर में ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में कितना होगा, 6 × 18 30, तो 13 × 39 390, ये इतना डिग्री है। अब अभी हम क्या बोले, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, बस इतना ही हम लोग याद करके रखे और यही चलते जाता है। अब ये 390 का वैल्यू हम लोग को कभी पता ही नहीं चलेगा, तो अब 390 कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 390 आ रहा है, 6 × 18 13 पाई था ना, 6 3 = 18, हाँ ठीक है, 390 डिग्री हो रहा है। तो 390 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, क्या लिखें, ये क्या है 2 × पाई, पाई यानी 180 डिग्री, ठीक है। तो 18 × 180 कर दिए, प्लस ये π/6, π/6 कितना होता है, π/6 30 डिग्री होता है, तो यहाँ लिख देते 30 डिग्री। इसको हम लोग चेंज करके ऐसे बोल सकते हैं ना, ये 390 आया था, चेक कर लो ये कितना हो रहा है, 360 + 30 यानी कि 390 डिग्री। इसका मतलब है कि 390 को हम ब्रेक करके ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखे क्यों है, क्योंकि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में पढ़ाया गया था ऐसा टाइप का एक फॉर्मूला कि cos, जैसे अगर हम लोग 12th को नहीं देखते, 11th को नहीं देखते, 10th में जाते हैं, 10th में क्या पढ़े थे हम लोग, cos 90 - 90 लिखते हैं इसको, ठीक है।
कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। ये पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो ये एक्चुअली में होता क्या था, ये 190 माइनस, ये किसका घर है, अपना घर है, ऑल है, ठीक है ना। तो ऑल में क्या होता है, सारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये सब पॉजिटिव में होता है, ठीक है। बट जब हम लोग क्लास 11th में आ गए तब वहां पे प्रॉब्लम हो गया कि ये ट्रिग्नोमेट्री का घर बन गया एक तरह से, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट को घुमाना। तो अब इसके लिए क्या हुआ कि ये लाइन को 90 डिग्री बोला जा रहा है, ठीक है। अगर इसको पार करता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर पार करता है सिर्फ साइन को और कॉसेक को छोड़ के, तो सब नेगेटिव होगा। मतलब अगर हम लिख दें साइन 90 प्लस थीटा, अभी तक फॉर्मूला में माइनस था, अगर प्लस थीटा लिखते हैं तो क्या होगा, ये प्लस थीटा हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में कॉस थीटा होगा। 90 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अपना घर आया इसीलिए क्या है, पॉजिटिव है। और यही चीज अगर कॉस लिखते हैं प्लस थीटा, तो ये नेगेटिव में साइन थीटा होता है। क्यों, क्योंकि कॉस जा रहा है दूसरे के घर पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या हुआ, ये वाला जो काम किया इसको हम लोग जिस तरह से ये 90 लिखे उसी तरह से ये कितना है, 360 है, ठीक है। और 360 क्या होता है, एक सर्कल बनता है यहाँ पे, तो सर्कल को पार करके कहाँ पहुंच गया, अपना ही घर पहुंच गया, मतलब ऑल पे आ गया। ऑल पे आ गया तो इसीलिए हम इसको क्या लिखें, π/6 लिखे, जैसे लिखते हैं यहाँ पे 90 माइनस थीटा, क्या लिखे, सिर्फ थीटा लिखे। तो इसी तरह से ये वाला क्या हो रहा है, π/6 आ जा रहा है। और π/6 ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, π/6 हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा है। लिखा गया है कि साइन और है tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये किसके साथ इक्वल है। तो सबसे पहला काम है, ये tan इनवर्स x है और ये क्या है, साइन है। अगर हम इसको भी tan बना दें तो tan कैंसिल हो सकता है, या फिर अंदर वाला को अगर हम साइन बना दें, जैसे कि ये साइन है और अगर अंदर भी साइन इनवर्स समथिंग कुछ आ जाए, ठीक है, तो साइन साइन कट के बच जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो x लिखा हुआ है एक्चुअली में ये क्या है, tan इनवर्स x है, और ये क्या होता है, p/b होता है, इसी फॉर्म में होता है ना, ठीक है। तो ये जो tan इनवर्स x का जो tan x का वैल्यू p/b में होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि x के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। तो ये वाला ऊपर वाला क्या हो गया, p, और नीचे वाला क्या हो गया, b। h निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, p² + b² यूज करते हैं, यानी कि x² + 1 बोल दे डायरेक्टली h की जगह में। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें साइन, और यहाँ भी साइन लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखना होगा, p/h लिखना होगा ना, क्योंकि वो tan में था, यानी कि ये क्या था, b/p था, p/b था, तो यहाँ पे p/h लिखना होगा। अब ये p/h की जगह में हम लिख दें p का वैल्यू x और h का वैल्यू क्या है, √x² + 1। साइन साइन कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, x² + 1। तो इसका ऑप्शन हो गया हम लोग का, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी, शायद डी नंबर में है ना, डी में है ना। तो इसका आंसर हो गया हम लोग का डी, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये लिखा हुआ है साइन और अंदर लिखा हुआ है tan इनवर्स x। तो साइन को tan का फॉर्म में बनाने का कोशिश करते हैं। साइन को लिख सकते हैं 1/cosec, 1/cosec। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं है जिससे कि कैंसिल कर सके। कैंसिल कब होता है, जब tan लिखा रहे और tan इनवर्स रहे, तो ये दोनों कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है। अब ये तो cosec है, cosec से tan नहीं आएगा, तो अब क्या कर सकते हैं, cosec को हम लोग cot बना सकते हैं। कैसे, हम लोग पढ़े हैं 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा, ठीक है। तो cosec थीटा कितना हो जाएगा, √1 + cot² थीटा। तो यहाँ पे हम लिख दें √1 + cot², और ये है tan इनवर्स x। अभी भी ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, cot है और ये tan है। अब इसको एक लाइन और करेंगे, ये कितना है 1, नीचे कितना है √1 + cot को लिख सकते हैं tan, cot क्या होता है, cot थीटा 1/tan थीटा होता है, तो इसको हम बाई में लिख देते हैं। क्या लिखना होगा, 1/tan स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब चेक कर लो क्या होगा, ये tan कट जाएगा, तो क्या बचा हम लोग के पास, √1 + 1/x²। एलसीएम लेंगे तो यहाँ x² आ जाएगा, और रूट के चक्कर में ऊपर आएगा तो खाली क्या बचेगा, x, नीचे क्या बचेगा, x² + 1, रूट से बाहर निकल गया,
ये चेक कर लो, ये दोनों सेम चीज आया। तो एक प्रोसेस ये है और एक प्रोसेस ये है। एक बार और देखते हैं इसमें क्या किया हम लोग। ये वाला जो लिखा हुआ था ये क्या है, साइन है, और ये है tan, ठीक है। तो tan x, अब हम लोग को पता है कि tan x इक्वल टू क्या पढ़ा है हम लोग 10th क्लास में पढ़ा है, p/b होता है। तो अब अगर हम इसको लिख दें कि इसको x की जगह हम थीटा लगता है, ठीक है ना, tan थीटा, तो अब इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू p/b। तो p/b को हटा के हम यहाँ लिख देते हैं x। तो अब tan उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे tan इनवर्स x दिया हुआ है, तो उसको हम अगर ऐसे लिख दें, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जा रहा है, x हो जा रहा है सिर्फ, ठीक है। अब हम क्या पढ़े, जो भी tan रहता है वो क्या होता है, p/b का फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला क्या है, p है, और नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा नीचे, b। ये चेक कर लो, tan थीटा इक्वल टू p/b होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, ऊपर वाला p, नीचे कुछ नहीं तो b। अगर खाली सिर्फ ऐसे लिख देता है tan इनवर्स 7, तो हमको क्या समझना है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होगा, p, और नीचे वाला b। h का वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ से, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पढ़े हैं 10th क्लास में, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा h का वैल्यू। अब यहाँ क्या किए थे हम, ये जो साइन लिखे थे, साइन क्या होता है, p/h होता है, और p का वैल्यू कितना है x, और h का वैल्यू ये, तो ये साइन साइन कट गया था, तो ये आंसर आ गया हम लोग का।